भाई नीट 2026 का पेपर वाकई बड़ा आसान था। 25 के कंपैरिजन में जो पता नहीं उन लोगों ने क्या कर दिया था एनटीए वालों ने, उसके कंपैरिजन में तो बहुत जबरदस्त पेपर आया था। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम यार ये भी है कि इतना आसान पेपर होने से ना दिक्कत ये होती है कि जो अच्छा स्कोर करने वाले हैं उनके लिए कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। तो इस साल उम्मीद है कट ऑफ जो है एमबीबीएस की भाई 650 660 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि पेपर निहायत ही आसान था। कुछ क्वेश्चंस थे अच्छे, कुछ ही यार बहुत रेयर क्वेश्चन अच्छे थे 45 में से। तो पूरे 45 क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। एक एक स्टेप को चेक करेंगे, अपने आंसर की में आप मैच करना, ये आपको 100% एक्यूरेट आंसर की यहाँ मिलने वाली है विद कंप्लीट सॉल्यूशन। और शुरू करते हैं। देखो अब आपके पास सेट कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जो सेट मैंने पिक किया है सेट नंबर 14 है। आपके पास अगर डिफरेंट सेट भी है तो सवाल यही होंगे, ऑप्शंस ऊपर नीचे होते हैं बस। तो आप अपने आंसर्स को टैली करना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट शोज वेरिएशन ऑफ वीटी वेलोसिटी टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। भाई जब बॉल को आप ऊपर फेंकोगे ऐसे ऊपर जाएगा, स्लो होते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है 0, फिर ऐसे वो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। तो एक बात समझो ना, जब वो ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही होगी ना, क्योंकि शुरू में ज्यादा होगी, फिर घटते 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 0 हो जाएगी, और फिर 0 से वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होना शुरू कर देगी। तो भाई इनमें से कौन सा ग्राफ है जहां ऊपर जाते जाते वेलोसिटी समय के साथ घट रही है, एक पॉइंट पे 0 होगी फिर नेगेटिव में बढ़ना शुरू कर देगी? ये है क्या? घटते 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 0 तो हो रही है लेकिन फिर नेगेटिव में इंक्रीज नहीं हो रही, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये तो बढ़ रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखो, घट रही है, घटते 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 0 हो गई, फिर 0 से नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो गई, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। ना ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, तो ओनली डी, ओनली 4, मतलब ओनली सी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर अ मेटल, फॉर a metal of work function 6.6 which of the following wavelength of incident radiation। अरे डायरेक्ट सवाल है यार। वर्क फंक्शन आपको दिया है ओमेगा नॉट, सीधा यहाँ पे कर दो एच सी बाय लैम्डा। ओमेगा नॉट कितना दिया आपको 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कट जाएंगे तो 1.6 10 to the power minus 19 है ना। एच को मैं डिवाइड में ला रहा हूँ, दैट इज 6 पॉइंट, एक सेकेंड, 6 अप्रॉक्स 6 इन 10 to the power minus 34 है ना, डिवाइडेड बाय सी 3 इंटू 10 to the power 8 विल बी इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। वैसे हम इसको उल्टा कर लें ना, हम इसको उल्टा ही कर लें डायरेक्ट कि भाई जो लैम्डा है दैट इज 6 इंटू 10 to the power 34 माइनस इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10 to the power minus 19। ठीक है जी, तो ये 6.6 होता है ना, 6.6, तो आपके पास इससे ये पूरा जा रहा है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय 1.6, 10 की पावर्स को ले लेते हैं, ये 19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 19 8 कितने हो गए आपके पास 27, और 27 में से प्लस 27 और ये माइनस 34 तो 10 to the power minus 8 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको अगर हम 16 दूनी 32 तो नियरली ये 2 के आसपास आपका आंसर आएगा है ना, नियरली 2 के आसपास आंसर आएगा इंटू 10 to the power minus 8। ठीक है जी, ये -7 बनेगा ना, -7। तो इसमें अगर 2 0 और शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास ये 200 है ना, 200 इंटू 10 to the power minus 9, ये 200 नैनोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा, 200 नैनोमीटर। तो 200 नैनोमीटर विल बी योर आंसर। आगे आते हैं। You get the power of a crane which lifts a mass of 1000 kg to a height of 200 मीटर। तो पावर पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला भाई आपके पास जनरल क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे उसको ऊपर लिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh/t, तो आपके पास जो p निकल के आएगा दैट इज मास 1000 है ना, एंड g को अपनों को लेना है 9.8 इंटू हाइट दी है 20 मीटर डिवाइड बाय 10। तो इससे ये काटोगे अगर आप तो 2 इंटू 9.8 कितना होता है 19.6 और 10 की पावर 3 के लिए किलो वाट, तो इतने किलो वाट आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6। देख लो यार ये हलवा सवाल, यकीन मानो ये नीट की जो फिजिक्स है ना शायद मेरे ख्याल से 40 मिनट की भी ढंग से नहीं थी, बहुत डायरेक्ट सवाल थे इसके। यहाँ पे देखो ये सवाल बड़ा मजेदार है, इसमें आपसे कह रहा है कि यार E इज इक्वल टू एच म्यू, अरे एक सेकेंड, E इज इक्वल टू एच म्यू, एक ही इक्वेशन दी है। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। ठीक है जी, तो ए का तो 4 होना चाहिए। अच्छा तो ए का 4 यहाँ भी है, ए का 4 यहाँ भी है, लेकिन एक चीज दिखाऊं मैं इस सवाल में आपको कि अगर आप ऑप्शन नंबर 3 मतलब ये सी को पहले चेक कर लोगे, सी क्या है h/p, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सी का 1 होना चाहिए और सी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो सीधा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, और ये कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
मास इतना दिया है और 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इतना। तो भैया म्यूचुअल परपेंडिकुलर फोर्स है, अगर उस पर हम एफ नेट निकालें तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट 100 यानी कि 10, तो 10 न्यूटन तो फोर्स लग रहा है। और एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन एम। तो एफ नेट 10 है, मास 5 है, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब इन तीन में से कोई सा आंसर है। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए अपने क्या करते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट 8 है, x आपके पास y कंपोनेंट 6 है ना, 6, y कंपोनेंट 6 है, x कंपोनेंट 8 है, तो 3/4। तो थीटा जो भी आएगा आपके पास tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन या विद 6 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 8 को आपने x कंपोनेंट माना है, तो अगर x कंपोनेंट मानोगे, ये आपके पास x कंपोनेंट है ना, ये आपके पास y कंपोनेंट है 6, तो एंगल तो यहाँ से बनता है ना हमेशा हॉरिजॉन्टल से इन जनरल, तो यानी ये कहाँ से हो जाएगा, 8 न्यूटन से। तो 8 न्यूटन से अगर हो जाएगा तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, दिस आंसर, सॉरी दिस नहीं, दिस आंसर विल बी करेक्ट फ्रॉम 8 न्यूटन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची उसके अंदर, और वो कितनी हो जाएगी, 0.02 जूल हो जाएगी, है ना। मैं अगर इक्वेशन से लिख के दिखाऊं आपको, सवाल आपसे भाई ये कह रहा है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम हमेशा 0.02 है, टोटल एनर्जी आपको दे रखी है। अब अगर किसी पेंडुलम के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी v होती है ना, इस पॉइंट पे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि बेस पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कितनी बचेगी, 0.02। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास हाफ mv² विल बी इक्वल टू 0.02, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाय m, और m कितना दिया है आपको, 20 ग्राम दिया है ना, तो 20 ग्राम अगर हम यहाँ पुट करें, सो v विल बी इक्वल टू रूट ओवर, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 4 इंटू 10⁻² अपॉन मास 20 ग्राम है ना, तो ग्राम को केजी में करेंगे तो 10⁻² बच जाएगा ना, क्योंकि 20 का 10⁻³ और एक 20 का जीरो खत्म हो गया। तो जी आपके पास इससे ये जाएगा, तो क्या बचा, v विल बी इक्वल टू √2, और √2 कितना होता है जी, 1.41। ठीक है जी, तो ये जिस बच्चे का पेपर मैंने लिया है उसने यहाँ गलती करी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ तक, चलो जी सही है, आगे आओ। अगला कह रहा है कि बॉक्स ऑफ मास 50, एक सेकेंड मैंने कोई स्किप तो नहीं किया ना, 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। कह रहा है अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg kept on a floor of a stationary trolley, the coefficient of static friction between box and trolley is this, keeping the box stationary मतलब acceleration नहीं कराना है, state over the trolley, the maximum acceleration limiting friction का केस है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपने ma के बराबर कर देंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, μs इंटू एन विल बी इक्वल टू ma होता है। म्यूएस कितना दिया है, 0.12, एन की वैल्यू आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, mg के, है ना, एन की वैल्यू आपके पास mg के बराबर हो जाएगी, विल बी इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ही तो निकालना है ना हमें, हाँ एक्सेलरेशन निकालना है, तो इससे ये जाएगा। अब g की मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो g की मल्टीप्लाई 10 से अगर हम करेंगे तो 0.12 इंटू 10 कितना हो गया, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जी बढ़िया, तो जिस बच्चे ने ये सवाल किया है उसका ये ऑप्शन तो करेक्ट है। आगे आते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, 3 इंटू 10⁸ नहीं लेना, यूनिटी लेना है, स्पीड मान लेनी है 1। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इट टेक्स 6 मिनट एंड 40 सेकेंड टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, उसने सन से अर्थ पे आने पे 6 मिनट और 40 सेकेंड लिए। तो आपको अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी, स्पीड लेनी है यूनिटी, और टाइम कितना है यार, 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड। तो 6 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ सेकेंड्स में, तो 6 इंटू 60 प्लस 40, तो दैट विल बी 400 विल बी योर आंसर। आपको लगता नहीं है कुछ ज्यादा घटिया सवाल पूछ लिया है? मतलब एक चीज देखो यार, ये हमने 9 क्वेश्चंस करे, चलो ये मैं मानता हूँ जेईई में 2007 का सवाल है, बच्चा सोचेगा, थोड़ा सोचेगा, इसे क्यों पूछा यार, इसे क्यों पूछा, मतलब ऐसा तो ऑप्शन दो ना कि बंदा कंफ्यूज हो, आपने एक ऑप्शन करेक्ट मैच किया, वो सीधा उसी को देख के टिक मार देगा। चलो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है,
इसमें क्या क्या बताऊं, चलो खैर इसको भी अगर मैं कंपैरेटिवली ठीक मान लूं तो भाई ये सवाल इतना आसान हो गया यार। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगवानी थी, इंक्लाइन प्लेन करते, टेंशन वगैरह लगवाते, और भी कुछ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लेकर के आते कि जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करे लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कर दिया यार। देखो बच्चों इसमें दिक्कत क्या है ना कि आपको सोच रहे हो यार पेपर तो बढ़िया गया भाई, मजा आ गया, स्कोर होगा बढ़िया, लेकिन यार उस बढ़िया स्कोर में भी सिलेक्शन का पंगा पड़ गया ना। एमबीबीएस 650 प्लस जाने वाली है इस बार। मुझे 2024 में हाल हुआ था ना कि 720 लाने के बाद भी एम्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपना एनटीए पता नहीं क्या हो गया है ऐसे। चलो आगे आओ। कह रहा है इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एपियरिंग अक्रॉस द डायोड विल बी द फॉर्म ऑफ, ये आपको एक डायोड लगाया है, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ दिया फिर नेगेटिव हाफ दिया। अच्छा देखो एक चीज है, वो नेगेटिव हाफ देगा तो रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा, और रिवर्स बायसिंग में तो आपका आउटपुट मिलेगा नहीं, तो जब रिवर्स बायसिंग में आउटपुट नहीं मिलेगा तो सेकंड लूप में आउटपुट आपको सिर्फ इस केस में नहीं मिल रहा है, फॉरवर्ड में आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आगे आते हैं, सबमरीन डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm हाउ डीप। अच्छा मतलब कुछ गहराई में आपकी सबमरीन जो है ना वो जमीन के नीचे कुछ गहराई में, यहाँ पर आपकी पनडुब्बी है ऐसे इस तरह से। तो ये कह रहा है कि कितनी गहराई पर हो, ये एच हाइट आपको बतानी है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना झेल सके बॉटम पे, ये 100 atm। तो भाई हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो P लग रहा होगा डेप्थ पर, दैट इज P नॉट प्लस एच रॉ जी, कितना लग रहा है 100 atm, पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 10⁵। P नॉट कितना 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने H निकालना है, डेंसिटी दी है 10⁵, और G को हम ले रहे हैं 10। ठीक है जी, यहाँ पे आगे माइनस में जब आएगा तो 100 -1 हो जाएगा ना, और 10⁵ कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ गया था ना, 10⁴ हो जाएगा डिवाइड में 10⁴, ये आपके पास क्या h आ रहा है। अच्छा अब ये कितना हो गया 99 ना, तो जो h सॉल्व करके आएगा दैट इज 99 इंटू 10⁵ अपॉन में 10⁴, मतलब h कितना आ जाएगा आपके पास 990 मीटर, यानी अराउंड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऑप्शन तो है नहीं, तो 990 मीटर की डेप्थ पर मैक्सिमम वो रह सकता है। आगे आते हैं, क्या इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट। अच्छा जी, हीट सप्लाई इतनी है, इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क्स इतना जूल पर सेकंड, देन इंटरनल एनर्जी का चेंज, रेट पूछ रहा है चेंज का। तो बेसिकली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि आपके पास जो Q होता है, Q विल बी इक्वल टू U प्लस W, लेकिन उसका भी रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, तो d/dt पूछ रहा है उसका भी आपसे, d/dt, जिसमें से ये हमें दिया है 100 और हमसे ये उसने पूछा है, प्लस ये दिया है 75। क्या किया है यार एनडीए वालों, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 25 वाट। यार देखो इतना आसान सवाल कर दो हर कोई कर जाएगा ना, ना तो इसमें टीचर की एक्सपर्टीज की उसने बहुत बढ़िया सवाल कराया हो तो बच्चा उसको क्रैक करके आए, ना इसमें बच्चे को बहुत करने के बाद फायदा, सभी कर जाएंगे यार, तो तुम किसको दोगे एडमिशन, है ना। कट ऑफ बहुत ऊपर लेके जाएंगे यार ये लोग, समझ नहीं रहे। कह रहा है कि 100 टन क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, ऐसी बंद करो यार, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस इतना है, हैज मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। देखो एक चीज, मैग्नेटिक फील्ड 3.14 दिया है, इसका मतलब पाई वाई आएगा डायरेक्ट कट जाएगा, ऐसे डाटा को पकड़ के चला करो। आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताना, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम NIA लगाएंगे, और इसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ से पहले हमें I निकालना पड़ेगा, तो B विल बी इक्वल टू सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है जी, I निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है 3.14 का ना पाई लिख रहा हूँ सीधा, पाई इंटू 10⁻³ विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 100, करंट आपने निकालना है, इंटू 2 इंटू रेडियस है 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, हुआ क्या पाई से पाई हमारा कट गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 10 से ये 10 बार में चला जाएगा, तो आपके पास फिलहाल क्या बचा 10⁻², अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो 10⁻5 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 4 बचा, और 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो इंटू 10⁻6 बचा। ठीक है जी, इक्वल टू I, तो I कितना आ रहा है आपके पास 10/4 आ रहा है, यानी कि 2.5 एम्पियर। करंट 2.5 एम्पियर यहाँ है B और D में। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है आपके पास NIA, तो नंबर ऑफ टर्न 100, करंट निकाल लिया आपने 2.5, एरिया के लिए करना है अपने को पाई R स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है जी,
तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 250 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब 25 की 25 से करोगे तो 625 6250 है ना, 6250 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। अगर इधर हम मल्टीप्लाई कर दें सो इट विल बी कितना आपके पास 1 2 3 की 0.62 इंटू 3.14 है ना, इतना आपके पास आंसर आएगा। और ये लगभग 2 के आसपास आके बैठेगा, नहीं अप्रॉक्स 2 के आसपास आके बैठेगा। तो 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, देखो 20 तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, 0 पॉइंट समथिंग से 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कम ही होगा ये, तो 2 के आसपास आके बैठेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं आपसे कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट द इंटेंसिटी। देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 5 फेज एंगल है। और फर्स्ट केस में कह रहा है कि जो वेवले स्किन हुज पार्ट डिफरेंस दिया है लैम्डा, फर्स्ट केस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, तो फाई हम कैसे निकालेंगे भाई, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस है लैम्डा। तो फर्स्ट केस में फाई कितना आ गया आप लोग पे, 2π आ गया। और उसमें जो इंटेंसिटी वो आपको दी है के यूनिट। अच्छा तो इंटेंसिटी, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इंटेंसिटी की जगह के 4I0 इंटू में कॉस स्क्वायर 2π/2 कितना बचेगा पाई, कॉस पाई कितना होता है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से I0 की वैल्यू k/4, और वैसे बताओ ये एनसीईआरटी का सवाल है एक्सरसाइज का, k/4 आंसर आता है इसका। 12th वालों के लिए बड़ा आसान गया होगा 12th वाला पोर्शन, पता है 12th का। अब हमें कह रहा है कि अगर λ/3 हो जाए तो भाई λ/3 में दोबारा फेज डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 2π/λ इंटू λ/3 तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π/3। तो अब इंटेंसिटी निकालिए अगर, आई डैश विल बी इक्वल टू I0 4I0 है ना, 4I0 cos स्क्वायर 2π/3 अपॉन 2, तो कितना बचेगा π/3, और cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी आई डैश किसके बराबर आ जाएगा I0 के, और I0 की वैल्यू है k/4। सो k/4 विल बी योर आंसर। अगला कह रहा है कि द करंट आई इन द सर्किट शोन बिलो ऑल डायोड्स आर आइडियल एंड आइडेंटिकल। अच्छा इसमें हमें खाली फॉरवर्ड रिवर्स पहचानना, भाई देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये N है ये P है, ये रिवर्स में है कैंसिल, ये भी रिवर्स में है कैंसिल, ये दोनों तो खत्म हो गए। तो बचा क्या आपके पास, ये बचा और ये बचा, मतलब ये वाला रजिस्टर 4 ओम और ये रजिस्टर 2 ओम, ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस अगर आप निकालें तो 4 दूनी 8/6, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/3 ओम। हमें निकालना है करंट, तो I इज इक्वल टू V/R, तो 10/4/3 दैट इज 30/4 दैट इज 15/2 एम्पियर। दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, इन कॉन्केव लेंस अ रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी, मतलब इस तरह का उसने कुछ बताया, कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है इस तरह से, रे ऑफ ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा ऐसे मान लिया हमने। ठीक है जी, अब ये नीचे वाला नहीं लेते हैं, सिर्फ ऊपर की रेस बनाते हैं, क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये इमेज होती है ना कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो जी, तो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती है, passes through second principal focus, ना सेकंड से तो पास नहीं होती, appears to diverge from the first principal focus, yes first principal focus यहाँ होता है, तो ऐसा लगेगा कि इससे डाइवर्ज होकर के जा रही है। ठीक है जी, emerges parallel to principal axis ना, और passes through 2f ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सिर्फ 2। ठीक है जी, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये आपको करंट दिया है गैल्वेनोमीटर में, कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज इतना। अच्छा तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि आपके पास जो ये गैल्वेनोमीटर वाला सर्किट होता है ना, यहाँ जहाँ हम शंट लगाते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर है जी, जिसका रेजिस्टेंस RG कहा जाता है, इसमें करंट IG कहा जाता है, और ये एमीटर करंट है I, और यहाँ बचा हुआ करंट जाता है I माइनस IG, और आपका शंट है S। तो पैरेलल में पोटेंशियल बराबर करके हम क्या निकालते हैं, IG इंटू RG विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। ठीक है, तो IG कितना दिया है आपको 1 मिली एम्पियर, तो 10⁻³ IG दिया है, RG कितना दिया है, RG दिया आपको 100, तो I माइनस IG, I दिया है 10 माइनस IG देखो 0.001 नेग्लिजिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नियरली 0 ही मान लो, क्योंकि प्लस माइनस करने पे छोटी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये 10 डिवाइड में आएगा, ये कितना बना, 10 की पावर -1 बन गया ना, तो S विल बी इक्वल टू 10 की पावर -1 अपॉन में एक और 10 आएगा, तो शंट कितना हो गया, 10 की पावर -2 मतलब 0.01 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला अगला आपके पास एन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी इतनी है, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन द केस। तो भाई हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 kZe² अपॉन 2r, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। आर पूछ रहा है आपसे, तो दैट इज 2E अपॉन में kZe², ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो 2 इंटू एनर्जी दी है 3.4 और इसको कन्वर्ट करेंगे जूल में, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 9 इंटू 10⁹, और Z तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, फिर इंटू में E का स्क्वायर, तो 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक बार में कट जाएगा, ठीक है जी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R विल बी इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है आपके पास, और ठीक है ये बचा ना, तो 16 दूनी 32 होता है ना, 32, तो नियरली नहीं, चलो उसको नहीं काटते अभी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो 4 दूनी 8, 34 दूनी कितना 68, तो 6.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 1.6, और देखो 10 की पावर -19 और 9 -10 ऊपर जाके प्लस का 10 हो गया, ठीक है जी। एक सेकेंड, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, प्लस का 10 हो जाएगा तो फिर रेडियस तो बड़ी पॉजिटिव में आ जाएगी, पॉजिटिव में थोड़ी आनी चाहिए, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, kZe² अपॉन 2r, ठीक है जी। तो r निकाला, अरे यार ये उल्टा नहीं हो गया, एक सेकेंड, r निकालोगे तो kZe² अपॉन 2e होगा ना, ठीक है। तो R विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, किसकी कॉल आ रही है, एक सेकेंड भाई, हेलो, अभी 20 मिनट बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा थोड़ी सी, हम्म हम्म हाँ, हम्म अच्छा, ठीक ठीक, देखो k की वैल्यू पुट करिए, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू इलेक्ट्रॉन आपको दिया है एनर्जी 3.4, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 10 की पावर -19, अब जिसमें इस पूरे चार्ज से ये स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक है जी। इसको आगे और सॉल्व किया जाए, अगर यहाँ पे करते हैं कि जो एनर्जी है आपके पास कितनी हो रही है, 9 इंटू 1.6, देखो ऊपर 10 की पावर -10 बचेगा ऊपर, ठीक है जी, और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। तो अपनों को खाली इसको डिवाइड करना है, कि अगर हम करें, एक मिनट, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे 9.8 इंटू 1.6, तो आपके पास ये 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 14.4 के आसपास, डिवाइड बाय 6.8 10 की पावर -8, तो आपके पास इसके -8 कैसे बचेगा, 19 में होगा -10 बचेगा ना, माइनस का 10 बचेगा, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, सही, -10 बचेगा, सही। अभी अप्रोक्स 2 बार में जाएगा, तो एनर्जी आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -10, ये सॉरी आर निकाल रहे हैं ना यार, हम आर निकाल रहे हैं, आर एनर्जी की तो वैल्यू पुट की है, तो आपके पास ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ठीक है जी। आगे आते हैं, कह रहा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ये कैपिटल M ले लिया, ये स्मॉल m है, इसको उठा के हम हाइट r पर ले गए, तो वर्क डन निकालना है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल,
तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या, माइनस का जी एम बाय हाइट कितनी 2r है, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू जी एम बाय इनिशियल कितनी है r है। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास जी एम बाय 2r ही आएगा। और हमें मालूम है कि जी एम किसके बराबर होता है, जी आर स्क्वायर के। तो जी एम को जी आर स्क्वायर कर देंगे तो जी आर स्क्वायर एम इंटू 2r, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा दैट इज एम जी आर बाय 2। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मुन्ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, अ कैपेसिटर ऑफ 0.1 माइक्रोफैराडे एंड एन इंडक्टर ऑफ 1 मिली हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 पाई रूट ओवर एल सी। इसको सीधा अप्लाई करना है तो म्यू विल बी इक्वल टू 1/2 पाई, सॉल्व किया जाए रूट ओवर एल दिया 1 मिली हेनरी तो 10 की पावर -3, कैपेसिटर दिया 1.1 माइक्रोफैराडे तो इसको हम 10 की पावर -7 कर सकते हैं ना, ठीक है। 0.1 10 की पावर -6 कर लो, उसको 1 10 की पावर -7 कर लेंगे, ठीक है। तो -10 हो गया, तो -10 अगर हो गया तो मेरे ख्याल से ऊपर आके रूट ओवर प्लस का 10 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 10 बन जाएगा ना 10, तो 10 का हाफ 10 की पावर 5 बाहर आ जाएगा तो 10 की पावर 5/2 पाई। तो 10 की पावर 5/2 पाई को खाली अपनों को सॉल्व करना है तो 1/2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 5। देखो इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ऊपर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जैसे 3.14 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास, है ना, ये आपके पास 6.28 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को बड़ा बनाओ तो 10, और सब किलो में चल रहा है, सब किलो में चल रहा है, तो यहाँ पे 2 0 खींच लो, इंटू 10 की पावर 3 छोड़ दो किलो के लिए। तो ये 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 धाम 60 होता है और 6 दूनी 120 हो जाएगा, मतलब 120 से तो कम रहने वाला है और 120 से थोड़ा सा कम रहेगा। 120 मतलब चलिए 6 20 बार में 120 आएगा तो 120 से थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब 15.9 के आसपास आपके जाकर आंसर बनेगा। कैलकुलेशन ऐसी करनी होती है एंट्रेंस में, पूरा थोड़ी सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 2 अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस इतने हैं, one of them is charged by a 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to an uncharged capacitor. Amount of electrostatic energy loss. तो एनर्जी लॉस का हमारे पास जो फॉर्मूला है भाई, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू में जो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल को हटा करके मैं ऐसे बोल रहा हूँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो डेल्टा यू करेंगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। एक चीज देखो, क्या ये नेट रेजिस्टेंस नेट कैपेसिटेंस वाली कहानी नहीं बन रही है सीरीज में, और सीरीज में नेट कैपेसिटेंस अगर आइडेंटिकल हो तो सीधा C/2 कर सकते हैं ना उसको, तो यहाँ पे सीधा C/2 कर दो ना, तो भाई 200/2 कितना हो गया, सीधा 100 हो गया। और पिको फैराडे 10 की पावर -12, और पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 100 का ही है क्योंकि दूसरा तो अनचार्ज है, पोटेंशियल 0 है उसके ऊपर, तो 100 का स्क्वायर। तो डेल्टा यू जो भी आपके पास आएगा 1/2, ऐसा करते हैं उसको 50 कर लेते हैं, 100/2 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 इंटू 10 की पावर -12 यहाँ पर और 4 यहाँ पर बनेगा, तो 50 10 की पावर -8 बनेगा, है ना। तो ये क्या बन सकता है, यहाँ पर 2 अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो 2 शिफ्ट करने पे आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, 0.5 10 की पावर -6 जूल आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, शोन इन फिगर। इफ रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल टू बेस, इसका मतलब क्या, आई और ई बराबर रहने वाले हैं, ठीक है। देन एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। तो आई आपको कितना दिया है 50, ई भी कितना होगा 50, और ये कितना हो जाएगा, प्रिज्म एंगल 60, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो भाई ये कितना हो गया आपके पास 100, 100 माइनस 60 कितना हो गया 40 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, अगला कह रहा है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द पोजीशन ऑफ सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज। ओके, ये कह रहा है इस सवाल में ई और जी को अगर इंटरचेंज कर दें देन ऑब्जर्व, हम नल पॉइंट अभी आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो वी शैल ऑब्जर्व इन गैल्वेनोमीटर, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ओनली द लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, ये तो सही नहीं है, वन साइड तो नहीं होगा, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस पॉइंट एंड नो डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये चांसेस इसके लग रहे हैं होने के।
अगर करा ऑन द राइट साइड, नहीं एक साइड डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, ऐसा भी नहीं है, डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे आते हैं, कह रहा है कि फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो, अच्छा मास का रेशियो दिया है 2:1, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इतना रखा गया है, द रेशियो ऑफ RMS स्पीड, अरे RMS स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 3RT/m, 3RT से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, तो जो RMS स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो अगर मान लो मैं V1/V2 निकालूंगा तो √M2/M1 हो जाएगा भाई, M2/M1 हो जाएगा। अच्छा तो अब इसमें ये कह रहा है क्या कि एटॉमिक मास आर्गन का 40 है और दूसरे वाले का 70 है, तो 70/40 यानी 7/4 यानी √7/2, √7/2 गलत हो गया, √7/2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा ना, तो √7/2, दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, क्या टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन, कौन है इसमें आपसे कह रहा है कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इंक्रीजेस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, हाँ अब्रप्टली नहीं बढ़ता, सिग्निफिकेंटली बढ़ता है अपना, ठीक है, और ये तो सही है। कह रहा है दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो नहीं कहते इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो रिवर्स बायसिंग में आता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी तो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका फॉल्स है, स्टेटमेंट ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है फॉर अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, इसने दी है आपको इक्वेशन, ये दी है वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय दिस। अच्छा पहले तो हम क्या करें, पहले हम ये करेंगे इस इक्वेशन को थोड़ा सही से लिखेंगे, सही से कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे y विल बी इक्वल टू 2 cos और 2 पाई को ले जाओ अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 20 पाई टी माइनस 8 दूनी 16 ना, तो 0.01 पाई एक्स प्लस 0.7 पाई, ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है फेज डिफरेंस निकालना है, अगर पार्ट डिफरेंस 0.5 हो तो डेल्टा फाई का फॉर्मूला k इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा फाई हमें निकालना है, k आपके पास कितना है, k आपके पास ये रहा के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली फॉर्म होती है ना, तो k है आपके पास 0.016, ठीक है जी, इंटू में डेल्टा एक्स कितना दिया है 0.5, तो 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 नहीं 0.8, और सॉरी पाई भी है ना यहाँ पर 0.8 पाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है, ओके जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, क्या रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, है ना, रेक्टेंगुलर वायर लूप है, अलिशबा वहाँ जाइए, उसको हटा दीजिए। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, स्मॉल कट, देखो ये स्मॉल कट लगाने से बेनिफिट क्या हुआ पहले ये समझो, अगर वो सीधा एक रेक्टेंगुलर, हाँ गेट बंद कर देना पूरा, अगर ये पूरा एक रेक्टेंगुलर लूप होता विदाउट एनी कट, तो भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट का बराबर हो जाता है उस केस में, ठीक है, लेकिन इसने कहा एक सेकेंड यार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, अरे अरे भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझे टैब पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है यार, और बड़े लोचे होते हैं इसमें, कभी कभी कमर दर्द हो जाती है बैठे बैठे। देखो इधर बड़ी डिमोटिवेशन आती है फिर भी अगर व्यूज नहीं आते हैं तो। ईएमएफ जो है जीरो होता अगर ये कॉइल पूरा क्लोज होता, लेकिन इसने स्मॉल कट लगा दिया, स्मॉल कट लगाने से बेनिफिट ये हुआ कि अब ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, अब ईएमएफ आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। और कैसे करेंगे, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास है ना BLV, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है आपको 0.3, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻², और वेलोसिटी दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 2/सेकंड मीटर पर सेकंड चला, ठीक है जी, इससे ये जाएगा, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा आपके पास, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, सेंटीमीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है, यार -2 होगा ना, कटेगा थोड़ी, कटेगा नहीं, एक सेकंड, वही दोनों -2 है ना, तो -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके ये, तो कितना हो गया आपके पास भाई ये 2 8 16 16 48, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। आगे आते हैं थिन वायर, ये एक सवाल पूरे आपके पेपर में ऐसा सवाल है जो बढ़िया जिसको हम कह सकते हैं, बस एक यही सवाल,
पूरे 45 क्वेश्चंस में, जो थोड़ा अच्छा कह सकते हैं उसको। डेंसिटी में हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ा ना इसमें, बाकी तो बिना दिमाग लगाए हुए सवाल थे यार। हमें मालूम है कि रिंग का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें उसके मेन एक्सिस के अबाउट, तो कितना होता है आपके पास mr²। अगर आप उसका निकालोगे डायमीटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होता है mr²/2, है ना। अगर आप उस रिंग का निकालोगे टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन के अबाउट, तो mr²/2 में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के mr² ऐड करना पड़ेगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज 3mr²/2। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है जी। अब ये कह रहा है इसको कन्वर्ट करना है किस में, इसने दिया है आपको क्या कि लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन लेंथ लिखेंगे, ध्यान रखना डेंसिटी को मास अपॉन लेंथ लिखा जाएगा। उसको ये कह रहा है स्मॉल m मान लो, तो यानी जो कैपिटल M है आपके पास स्मॉल m इंटू एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो पुट कर देते हैं, तो जो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ रहा है 3/2 इंटू स्मॉल m इंटू एल बाय 2 इंटू r²। अच्छा, आपके पास जो लेंथ है कंप्लीट सर्कल का 2πr के बराबर होता है, तो r को क्या हम l/2π नहीं कर सकते क्या, कर लो बिल्कुल। तो r को हमने क्या करा l/2π का स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, ये क्या बना 3ml³, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी एक सेकंड कुछ रह गया 3/3, ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 नहीं होगा ना डिनोमिनेटर में, ये 2 थोड़ी आएगा, 2 तो ऊपर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8π², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3ml³ अपॉन 8π², 3ml³ अपॉन 8π², दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, क्या रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो वोल्टेज पूछ रहा है यार, हमारे पास फॉर्मूला क्या है यार, V विल बी इक्वल टू E माइनस IR। E दिया है आपको कितना 12, माइनस करंट दिया है 0.6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10.8। सॉल्व करके डायरेक्ट सवाल है। आगे आते हैं, क्या रूलर्स फॉल वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स। अगर उसको फॉल किया है वर्टिकली, तो जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है ut प्लस हाफ AT², ए की जगह g आ जाएगा, u0 खत्म हो जाएगा, यानी h विल बी इक्वल टू माइनस का GT²/2 होगा। मतलब जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा प्रोपोर्शनल टू t² है। जहाँ टाइम ज़्यादा वहाँ जो है उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब टाइम ज़्यादा कहाँ यहाँ है, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और टाइम कम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो C सबसे लास्ट में होना चाहिए, B सबसे आगे होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है क्या 3। आगे आते हैं, क्या द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई विल इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 10 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब n निकालना है आपको, कितने चक्कर वो लगाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई से हम निकाल लेंगे। उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, लेकिन उसके लिए हमें अल्फा चाहिए होगा, उसके लिए हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो ओमेगा निकालते हैं पहले, ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या हो जाएगा जी 2π म्यू विल बी इक्वल टू 2π म्यू नॉट प्लस अल्फा इंटू 10। तो 2π म्यू दिया है 60 RPM, RPS में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 विल बी इक्वल टू 2π म्यू नॉट 1200 RPM, 60 से डिवाइड करोगे RPS में करने के लिए, तो 20 प्लस अल्फा इंटू 10 इधर आएगा तो कितना हो गया आपके पास ये 20π माइनस 40π बाय 2, तो अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस का 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गया। अब इसको उठा के पुट कर देंगे अपने थर्ड इक्वेशन में, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा की जगह कितना आ रहा है आपके पास 40π, ठीक है जी। ओमेगा नॉट की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 20π का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा की जगह कितना आ गया 2π, और थीटा को भी हम कर ले रहे हैं 2nπ। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 400, तो कितना आ गया 1200π स्क्वायर। तो 1200π स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 π स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे n बचा, तो π स्क्वायर से π स्क्वायर गया है ना, π स्क्वायर से π स्क्वायर गया, तो 8 से काटोगे तो ये 8 एकम 8 बार में जाएगा, कितना बचा फिर आपके पास 3 यहाँ चला गया आपके पास। एक सेकंड में कैलकुलेशन सही कर रहे हैं ना यार, रुक जाओ। अल्फा हमारे पास 2π आ चुका है, तो ये आपके पास 1600 माइनस 400 1200, तो 1200π स्क्वायर यहाँ लिया, अल्फा की वैल्यू 2 अल्फा थीटा होता है ना, तो 2 इंटू अल्फा की जगह 2π, थीटा की जगह 2nπ, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 π स्क्वायर नीचे आ गया, π से पाई गया, तो जो n की वैल्यू आएगी आपके पास, अगर इसको हम काटे 4 से,
है ना, तो 4 दिया 12 होता है इंटू 0 0, 4 दूनी 8 होता है। हाँ ठीक है, तो 150 आ गया। यहाँ से कितने चक्कर आ गया? 150। 150 चक्कर वो लगाएगा। आगे आते हैं। ये कह रहा है कि द फिगर शोन बिलो, ये वाला फिगर, ये एनसीईआरटी का फिगर है। एनसीईआरटी में क्लास 12 का चैप्टर 4 के एक्सरसाइज एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, वहां का सीधा आपके पास सवाल है यार ये, कि आपने निकालना है कि उसमें क्या होता है कि एक वायर है जहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है आर लेस देन ए पर, आर ग्रेटर देन ए पर। तो आर लेस देन ए पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर आती है, और आर ग्रेटर देन ए पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आती है। तो उसमें कौन सा ग्राफ बनेगा? एक ही ग्राफ है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ, अगला आपसे कह रहा है क्या कि द फोर स्टेटमेंट गिवन, फोर स्टेटमेंट जो उसने, एक सेकेंड, इस सवाल को क्या देखते ही टिक नहीं कर सकते क्या? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, नहीं भाई, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है, तो ऐसे गलत हो गया। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यस दिस वन विल बी करेक्ट। सी द डिफरेंस इन मास इन एन एटम, तो बी करेक्ट है ना, तो बी तो ट्रू है, तो बी इसमें भी है, बी आपके पास इसमें भी है, बी आपके पास इसमें भी है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक फॉल्स ये वाला हो गया, ट्रू आपके पास ये वाला आ रहा है। अगला कह रहा था डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ना ये भी फॉल्स है आपके पास। अगला कह रहा था डिफरेंस इन मास ऑफ एन न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यस हाँ, मास नंबर वही तो होता है ना, कि जो एक्चुअल मास होता है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है उससे थोड़ा सा कम होता है, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो आपके पास बी और डी करेक्ट है, तो बी और डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। ठीक है जी, अगला सवाल है आपके पास, अरे एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं, ये प्रैक्टिस की थी मैंने जब आंसर की अपलोड की थी इंस्टाग्राम पर, उसके ऊपर। अगला कह रहा है आपसे कि द सविता है क्लास 11th की स्टूडेंट है, जिसको उठा के नीट में पटक दिया इसके सवाल को। वाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल, है ना, नोटेड डाटा ऑफ टेक्स, उसने कितना लिया? 30 ऑसिलेशन की है 60 सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालें तो 30 ऑसिलेशन की है 60 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2, यानी जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। अब इस 2 सेकंड के टाइम पीरियड को लेकर पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी होता है, स्क्वायर अगर यहाँ पे हम कर देंगे भाई, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी विल बी इक्वल टू, ये एल लेंथ हमारा निकल के आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, सवाल क्या रहा है, जी की वैल्यू 9.8, 2 पाई, 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर कितना होता है? 10 होता है, या 10 का अप्रॉक्स 9.8 लोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो लेंथ जो भी आपके पास निकल के आएगा दैट इज 1 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है क्या कि इन अ वर्नियर स्केल 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 60 मेन स्केल डिवीजन, लेंथ कितनी है? 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट आपसे पूछ रहा है, लीस्ट काउंट का हमारे पास सीधा फॉर्मूला है क्या आपके पास? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर अगर हम निकालें मेन स्केल डिवीजन, इसने कितना बोला? 1 मिलीमीटर, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 0.8, उसका हाफ करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है? 0.02 सेंटीमीटर, है ना, 0.02 ना, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर आएगा, यानी 0.02 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। आगे आते हैं, ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब जो है उसकी मास इतना है और उसका साइड 9 सेंटीमीटर मेजर किया गया है। तो कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है तो पहले डेंसिटी निकालनी पड़ेगी अपना मास बाय वॉल्यूम से। तो मास कितना दिया है? 5.580 डिवाइड बाय 9 सेंटीमीटर का क्यूब करना है ना, तो 9 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 5.580 डिवाइड बाय 9 की क्यूब इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके फाइनली जो आपके पास डेंसिटी आती है, मैं उसको लिख रहा हूँ 7.654.32, 7.6 है, एक सेकेंड, डबल पॉइंट कैसे आएगा? 32। तो राउंडिंग ऑफ करोगे 65 के बाद 4 है, तो आपके पास ये 7.7 पर आकर लाई करेगा। ठीक है जी, आगे आते हैं, कह रहा है कि इंटरफेरेंस and diffraction, light is energy redistributed. If it reduces in one region producing dark fringe, it increases in another region producing bright fringe. ठीक है जी, कब? As there is no gain or loss of energy,
These phenomena are consistent with principle of conservation of energy. ये बात तो ट्रू है, ये बात क्या ट्रू है? ठीक है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स exhibit by interference. Diffraction interference are characteristics exhibit by only light wave. ये फॉल्स है, सिर्फ लाइट वेव की वजह से तो नहीं होता, उनके पास पार्टिकल नेचर होगा तो ये उससे भी हो जाता। बी फॉल्स है आपके पास, ए ट्रू होगा, बी फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 3 विल बी करेक्ट। आगे आते हैं 37 में। 37 में आपसे क्या कह रहा है कि भाई 5 कैपेसिटर्स है ऑफ कैपेसिटेंस, इतना इतना दिया है। एक बात समझो, ये चारों इसने बोले आइडेंटिकल, कितना 10 माइक्रोफेरेड है, तो इन चारों का रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो C/4 इन्हें 10/4 कितना हो जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड है। और इस 2.5 के साथ ये C5 पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस प्लस होता है, तो जो C नेट आएगा आपके पास कितना हो जाएगा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगर लिखूं कि भाई देखो आपके पास C ऑफ 1 2 3 4 जो है वो आएगा 2.5 माइक्रोफेरेड है, और C ऑफ 1 2 3 4 5 जो आएगा वो आएगा 5 माइक्रोफेरेड है। तो पहले हम Q ऑफ 1 2 3 4 5 निकालेंगे CV से, तो V आपके पास 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 250 नहीं 55 125 ना, तो 125, तो ये कितना हो जाएगा 125 माइक्रोकुलम। इतना चार्ज ये बैटरी निकाल रही होगी, ठीक है जी। ये 125 माइक्रोकुलम यहाँ चला गया। अच्छा, अब जब ये 125 माइक्रोकुलम यहाँ जाएगा इधर इसके कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना होना चाहिए, ये C1 2 3 4 5 इसमें 1 कितना जा रहा है 125 माइक्रोकुलम। इस C4 में अगर हम अलग से निकालें Q5 अगर हम निकालना चाहें तो Q5 इक्वल टू CV हो जाएगा, तो C5 इंटू वी, तो C5 कितना है आपके पास 5 इंटू वी कितना दिया है 50, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 125 माइक्रोकुलम। यानी इसमें भी कितना जा रहा है 125 माइक्रोकुलम, और इन सब में भी कितना जा रहा है 125 माइक्रोकुलम, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट होना चाहिए ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, एक सेकेंड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो 5 आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 आ गया, और आपके पास देखो C1 2 3 4 इन सब में सेम चार्ज होना चाहिए 1 2 3 4 में। ये एक बात सुनो, इस सवाल को हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल को अगर हम ना भी करें, एक बात बताओ 1 2 3 4 इन सब कैपेसिटर में सेम चार्ज होना चाहिए, भाई एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला, ये तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है ना। अब उसमें भी ये कह रहा है कि यहाँ 250 जाएगा ऑल कैपेसिटर में, नहीं 5 से निकालोगे तो 125 जा रहा है उसके अंदर, तो अगर 5 में 125 जा रहा है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। क्या बचा आपके पास, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 बच रहा है। आगे आते हैं, कह रहा है फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग काइनेटिक टाइम पीरियड t द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है SHM के लिए, दैट इज हाफ KA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है साइन के स्क्वायर के, यानी साइन का ग्राफ जो बनता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बट नेगेटिव वाला भी आपको पॉजिटिव होकर के मिलेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। आगे आते हैं, क्या रूम हीटर है, रेटेड पावर दी है उसकी कितनी 40 वाट और 400 वाट 220 वोल्ट, इससे हम हमेशा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं रेटेड वैल्यू से, तो किसके बराबर हो जाता है भाई आपके पास वो PV स्क्वायर बाय P के, तो V स्क्वायर करोगे 220 का स्क्वायर बाय P कितना है 400, तो ये आपके पास 48400 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 400, तो इससे ही कट जाएगा आपके पास, तो जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 121 ओम, इतना आ जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस को उठा के दूसरे में पुट करो, जब पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट है, तो P विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दोबारा लगाएंगे V स्क्वायर बाय R, तो V स्क्वायर कितना दिया है 200 का स्क्वायर अपॉन 121, तो 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 10 की पावर 4 अपॉन में 121, यही हो रहा है ना। तो ऊपर वाले को ऐसा करो 400 कर लो अपॉन 121 कर लो 10 की पावर 2 कर लो, ठीक है जी। तो ये आपसे 3 बार में जाएगा है ना, 4 बार में करो 400 प्लस चला जाएगा, 3 बार में जाना चाहिए, 3 बार में जाना चाहिए, उसमें अप्रॉक्स आंसर कौन सा है, यही वाला है 631 हो जाएगा। ऐसे ही करने होते हैं कैलकुलेशंस को लास्ट में, जब आप बिल्कुल पेपर में बैठो, टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन में। ऐसे होते हैं नीट में ऑप्शंस कि आप पहुंच गए ना करीब, आपको दिख जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। चलो जी यहाँ पे आते हैं, कहता है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, कितनी देर तक करंट चला होगा पीक वैल्यू अचीव करने में। तो एक बात देखो यार, ये जो आपके पास वेव चल रही होती है उसमें पीक वैल्यू कहाँ मिलती है, ये 0 होता है, यहाँ T/4 होता है, फिर आपके पास T/2 आता है,
तो पीक वैल्यू आपको t/4 पर मिलती है ना, तो जो भी टाइम पीरियड, जो टाइम आपका आएगा t/4 के बराबर, और t आपके पास क्या होता है 1/μ होता है, तो t विल बी इक्वल टू 1/μ इंटू 4, और म्यू कितना दिया है आपको 60 हर्ट्ज दिया है, तो 60 हर्ट्ज दोगे तो 240 हो गया ना, 6 × 24 240 सेकेंड, तो 1/240 सेकेंड पर आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। अगला आपसे कह रहा है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इसके बारे में सोचते हैं। तो कह रहा है इंटीरियर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द स्टैटिक सिचुएशन, बिल्कुल जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होनी चाहिए। डी एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, हाँ इलेक्ट्रो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। और ई बोल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, ना 0 तो नहीं होती, अंदर कांस्टेंट होती है, तो इसका मतलब ए सही है, सी सही है और डी, तो ए सी डी इज ओनली करेक्ट आंसर। यहाँ आते हैं, अगला कह रहा है मैच द फॉलोइंग। भाई माइक्रोवेव आपके पास इसने गलत मैच किया है बच्चे ने। माइक्रोवेव जो है, थोड़ा सा मैं इसको थिक कर लूँ। माइक्रोवेव होता है प्रोड्यूस क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व के अंदर, है ना, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व के अंदर, ठीक है जी। तो ए का तो आपका 4 होना चाहिए, तो देखो ए का 4 दो ऑप्शन में, चलो यहाँ तो खैर सोचेगा बंदा, ठीक है जी। गामा के बारे में सोचो, गामा आपके पास रेडियो एक्टिविटी की वजह से निकलता है, तो गामा जो होगा वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से प्रोड्यूस होगा, तो आपके पास सी का क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ऑप्शंस वो देखने हैं पहले जिसके बारे में बिल्कुल श्योर शॉर्ट है कि ये तो हमें पता है, बाकियों के बारे में इतना हम नहीं सोचेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर सी का 2 होना चाहिए और ए का 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा बनता है, सिर्फ 4। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यही 4 ही बनेगा। अगला कह रहा है कि यूनिफॉर्म वायर दिया है, थोड़ा सा कम कर लो, यूनिफॉर्म वायर दिया है, उसका जो पूरे का रेजिस्टेंस है 4 ओम है, इज बैंड टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। अच्छा, इसको ये 4 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई हर हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो VT ब्रिज बन गया, तो इसको रिमूव कर देंगे, VT ब्रिज अगर ये बन चुका है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा 2 ओम, और ये 2 और 2 किस में आ गया पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 1 ओम, नेट रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 1 ओम, ठीक है जी। अब आई निकालना है तो V/R कर देंगे, V/R, तो 2/1 कितना आ गया 2 एम्पियर। ये कुछ ज्यादा घटिया सवाल दिया है यार, ऐसे सवाल ना सिलेक्शन रुकवा देते हैं, पता है। मतलब मैं लिटरली बताऊं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, मेरे बहुत से सवाल ऐसे जो डायरेक्ट नोट से उठ के आ गए, डाटा तक चेंज नहीं हुआ है। हेलो हेलो, हाँ आप आ जाओ मेरे घर पे। हाँ, बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मैंने करा है, डायरेक्ट नोट से उठ के आ गए, डाटा तक चेंज नहीं किया है भाई, डाटा तक चेंज नहीं किया है ना। ये सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से, ये सवाल नोट्स का कराया हुआ है, ये सवाल नोट्स का कराया हुआ है। इस सवाल को देखो, ये सवाल डायरेक्ट नोट्स के अंदर है, ये सवाल नोट्स के अंदर है, ये वाला सवाल नोट्स के अंदर है, ठीक है ना। ये सवाल, ये भी नहीं, ये आप ये भी नहीं है, इतना घटिया सवाल कौन कराता है, ये सवाल नोट्स के अंदर है, ठीक है ना। ये नहीं, ये सवाल आपके नोट्स के अंदर है, ठीक है जी। ये वाला, ये सवाल आपका नोट्स के अंदर है, ये भी क्लास 12 की NCERT का सवाल है, ये सवाल इस टाइप की कैटेगरी नोट्स के अंदर है, ठीक है। ये वाला सवाल नोट्स के अंदर है, और मैं दिखाऊं इससे अच्छे लेवल के सवाल नोट्स के अंदर, ये वाला सवाल भी नोट्स के अंदर कराया था, ये वाला सवाल नोट्स के अंदर है, ये वाला सवाल नोट्स के अंदर है, ये सवाल, मतलब इसे कराने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि कराना भी है इस सवाल को। तो बहुत से सवाल जो थे सीधा नोट से उठ कर आ गए थे, बस इश्यू ये है कि पेपर बहुत टफ हो गया था, उसका दुख है कि मार्क्स तो अच्छे आ जाएंगे स्टूडेंट्स के, लेकिन सिलेक्शन में पंगा पड़ जाएगा, सिलेक्शन में काफी पंगा पड़ जाएगा, सिलेक्शन के लिए 660 पर भी पता है सर्वाइव करना पड़ जाएगा बहुत से बच्चों को, उसका दुख है बस। वरना मैं भी चाहूँ बाकी इंस्टीट्यूशंस का दिखाऊंगे, जो हमने ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, आया है पढ़ाया बस सारा, लेकिन पंगा वही है कि यार ये एनटी ने पता नहीं क्या करा है, इस बात पेपर इतना घटिया बना दिया। समझो, खुशी होनी चाहिए लेकिन वो खुशी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। मार्क्स तो मिल जाएंगे, रिजल्ट में छाप दूंगा कि इतने मार्क्स इतने मार्क्स इतने मार्क्स, लेकिन यार वो बच्चा सिलेक्शन में भारी पड़ जाएगा यार। ये वो वाली कंडीशन है कि 720 दिला दिया है आपने, लेकिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो
एज अ टीचर एक उम्मीद टूटती है कि आपने इतना एफर्ट करा, बच्चे के स्कोर भी आ रहे हैं, फिजिक्स में स्कोर कर रहा है 170 प्लस 175 नंबर आ रहे हैं, स्टिल सिलेक्शन उसका नहीं हो पा रहा। क्यों जी? क्योंकि एनटीए ने ऐसे कैसे कर ली। चलो खैर, कह रहे हैं अननोन न्यूक्लियस चार्ज डेंसिटी इतनी दी है उसने, और मास आपका इतना दिया है, और मास नंबर ए इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास नंबर के होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो जो कांस्टेंट आता है 4/3 पाई आर नॉट की क्यूब इंटू ए हो जाता है ना। तो यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो 3v अपॉन में 4 पाई इंटू आर नॉट की क्यूब हो जाएगा। आर नॉट आपको दिया है, ये आपको दिया है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, उठाए खाली अपनों को यहाँ पुट करनी है। ठीक है। अच्छा वॉल्यूम नहीं दिया ना, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी कर लेंगे, है ना। तो मास आपके पास 19.926 10 की पावर माइनस 27 अपॉन में डेंसिटी 2.29 10 की पावर 17 कर लोगे, तो जो वॉल्यूम आएगा उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो मास नंबर आ जाएगा। आंसर इसका आता है 12। इधर देखो ये सवाल, यंग्स मॉडुलस एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, डायरेक्ट सवाल है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, है ना। ये कंप्रेसिबिलिटी इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होती है, तो बी का 3 हो जाएगा। बल्क मॉडुलस आपके पास माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है ना। पॉइजन्स रेशियो आपके पास लेटरल स्ट्रेन के लिए होता है, तो जो डी का है वो फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का